हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। 23 अप्रैल 2026 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस में, डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर मिले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स हमारे द इंडियन एक्सप्रेस से रहेंगे और एक आर्टिकल जो है वो द हिंदू से हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए तो पहले इंडियन एक्सप्रेस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इन आर्टिकल्स को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज बंगाल में पहले चरण का और तमिलनाडु में आज चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बंगाल में जो काफ़ी सारे लोगों का नाम एसआईआर के थ्रू हट चुका है, तो उसमें लगभग 34 लाख लोगों ने अपील की थी, लेकिन सिर्फ 139 को जो है वो ट्रिब्यूनल्स की तरफ से क्लियर किया गया है कि सिर्फ वो लोग जो है यहाँ पर वोट दे सकते हैं। मतलब आउट ऑफ दीज 34 लाख अपील्स, जिन लोगों के नाम एक्सक्लूड हो गए थे या डिलीट हो गए थे, उन्होंने अपील की थी इतने लोगों ने, और सिर्फ 139 लोगों को जो है वो जहाँ पर परमिशन मिली है वोटिंग करने की। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आज बेसिकली इसमें 3 आर्टिकल्स जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें से एक आर्टिकल बेसिकली आपका एडिटोरियल वाले पेज पर है, आइडियाज़ वाले पेज पर है। ठीक है, ये रेलवे की मॉडर्नाइजेशन को लेकर एक आर्टिकल दिया गया है, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सप्लेन पेज पर जो 2 आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेलवे वाला आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे द हिंदू की तरफ। देखिए, इस वाले आर्टिकल में बेसिकली जो अभी इशू है डिलिमिटेशन का, उसी को लेकर बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें एक दूसरा एंगल जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एट द हार्ट ऑफ रो, मतलब अभी जो पूरा का पूरा ये इशू चल रहा है, उसके उसका जो मेन आप कह सकते हैं इशू ऑफ कंटेंशन क्या है। एक तो वैल्यू ऑफ वोट है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वोट मतलब कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि वन वैल्यू, मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये होना चाहिए, है ना। और दूसरा लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर इन्होंने और ऐड किया है, वो है फिजिकल इम्बैलेंस को लेकर। ठीक है, कैसे इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस को, जो आपका एक तरीके से कहते हैं कि जो टैक्स डिवोल्यूशन वगैरह होता है ना, फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, उसको भी यहाँ पर इन्होंने उससे लिंक किया है। ठीक है, तो क्या है ये पूरा इशू हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें ये तो पता ही है कि डिलिमिटेशन होता क्या है ना। डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ ड्राइंग पॉलिटिकल लाइंस। ठीक है, डिलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ ड्राइंग पॉलिटिकल लाइंस। इंडियन पॉलिटिक्स में इट मीन्स 3 थिंग्स डन टुगेदर। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है 3 चीज़ें जो एक साथ की जाती हैं। पहला है फिक्सिंग द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। आई होप आपको ये इतने में विजिबल होगा। ठीक है ना, अब दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है कि फिक्सिंग द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कितनी लोकसभा की सीट्स होंगी, वो फिक्स किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी ईच स्टेट्स गेट। ठीक है, जैसे कि टोटल अभी हम बात करें कि 543 सीट्स हैं, है ना, जैसे कि वैसे उसकी स्ट्रेंथ तो 550 है। ठीक है, 552 थी, 2 एंग्लो इंडियंस को हटाया तो 550, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543। तो 543 की जो स्ट्रेंथ है, जो कि 1971 के डिलिमिटेशन के बाद से फिक्स है, तो एक तो वो चीज़ हो गई कि टोटल लोकसभा में कितनी सीट होंगी। उसके बाद हर राज्य में कितनी कितनी होंगी। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा में, बिहार को कितनी मिलेंगी, राजस्थान को कितनी मिलेंगी, मध्य प्रदेश को कितनी मिलेंगी, या कुछ और जो छोटे स्टेट्स हैं या सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उनको कितनी मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कितनी मिलेंगी, है ना। दूसरा टास्क ये हो गया। और तीसरा है कि ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, जैसे लेट से अगर हम एग्जाम्पल लें उत्तर प्रदेश का, यूपी का, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीट्स हैं। अब पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, पूरा स्टेट का जो एरिया है, उसको 80 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और वो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जो डिवीजन ऑफ एन एरिया या फिर डिवीजन ऑफ अ स्टेट इनटू नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज होता है, वो बेसिकली एरिया के हिसाब से नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आपने टोटल एरिया जो है स्टेट का उसको 80 इक्वल पार्ट्स में या जितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें बराबर बांट दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो बेसिकली पॉपुलेशन के बेस पर होता है ना। क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि नंबर ऑफ एमपीज और द नंबर ऑफ पर्सन्स इलेक्टेड दैट इलेक्टिंग दैट एमपी, वो रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, वही है बेसिकली वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। 3 चीज़ें, टोटल सीट्स कितनी होंगी लोकसभा में, हर राज्य को कितनी मिलेंगी, हर स्टेट को कितनी मिलेंगी, और हर कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या होगी। ये काम होता है डिलिमिटेशन में। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए
इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन का काम हालांकि इलेक्शंस कंडक्ट कराना है, बट डिलिमिटेशन का काम करने के लिए एक अलग से कमीशन बनता है, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, और वो कैसे करता है? जो डेसिनियल सेंसस होता है, मतलब जो हर 10 साल में, हालांकि पिछले बार का जो सेंसस है वो डिले हो चुका है और काफ़ी डिले हो चुका है। ठीक है, कोविड की वजह से उसका कहा जाता है कि वो डिले हुआ है। तो वैसे जो हर 10 साल के बाद, है ना, हर एक दशक के बाद जो सेंसस होता है उसके बेसिस पर ये किया जाता है। द एक्सरसाइज रिकर्स बिकॉज पॉपुलेशन डू नॉट ग्रो और डिक्लाइन इवनली अक्रॉस स्टेट्स गिवन चेंजिंग फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, ठीक है, कि हर दशक के बाद ये तीनों चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि हर स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं करती है, डिक्लाइन नहीं करती है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर जैसे जो सदर्न स्टेट्स का है उनका यही तो एक सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, एक सबसे बड़ा इशू उनका यही है कि उनका यही कहना है कि 1970s और 80s के समय में हमने अपने वहाँ जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ लाइक वाइज यूपी एंड बिहार। तो उसके वजह से हमारे राज्यों में जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गया। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक यूपी बिहार एंड लाइक वाइज। तो इसलिए यही उनका कहना है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से भी ऐसा होता है। तो इस वजह से हर राज्य की जो पॉपुलेशन है वो बराबर नहीं बढ़ती है या घटती है। ठीक है ना, तो इसलिए जिस राज्य से आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिस स्टेट में इन माइग्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। क्लियर है बात? कि इसलिए हर सेंसस के बाद इसको करना ज़रूरी है। हालांकि अभी जो बिल लाया गया था उसमें इस मैंडेटरी प्रोविज़न को ख़त्म करने की बात की गई थी, हालांकि वो बिल जो है वो पास नहीं हुआ, है ना। अब देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 है, अनुच्छेद 81 है, वो क्या कहता है? उसने एक सिंपल रूल क्रिएट किया हुआ है, वही जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, एक व्यक्ति, उसका एक मत और उस मत की एक मूल्य, है ना। एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। और किस तरीके से दिया गया है देखिए, ईच स्टेट शुड गेट सीट्स इन प्रपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा सीट मिलेंगी, पहली बात तो ये कह रहा है। एंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन पर एमपी शुड बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, कि हर राज्य को उतनी सीट मिलेंगी जितनी उसकी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से। और दूसरी चीज, ये बेसिकली बात वही की गई है कि एक एमपी को सेलेक्ट करने के लिए जितने पॉपुलेशन हो वो नंबर लगभग लगभग जो है एग्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकता, बट एज फार एज पॉसिबल उसको हर स्टेट्स में सेम रखना है। ठीक है, आर्टिकल 82 कहता है रिक्वायर्ड द रीडिस्ट्रिक्टिंग। रीडिस्ट्रिक्टिंग का मतलब वही है, इट्स अ सेम थिंग लाइक, मतलब सेम थिंग एज डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी डेसिनियल सेंसस सो दैट रिप्रेजेंटेशन ट्रैक द डेमोग्राफी एंड ईच कंस्टिट्यूएंसी रिमेन रफली इक्वल। ठीक है, तो आर्टिकल 81 में जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 1 में दिया गया है। और आर्टिकल 81 में दिया गया है। और आर्टिकल 82 ये मैंडेटरी करता है कि हर सेंसस के बाद जो है वो क्या होगा? डिलिमिटेशन होगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। इस टर्म के साथ वो आर्टिकल 82 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इसके पीछे जो कारण है वॉज नॉट जस्ट स्टेट्स इंटरेस्ट, सिर्फ राज्यों का हित या राज्यों का इंटरेस्ट ही इसके पीछे एकमात्र कारण नहीं है, दो दैट इज द टेनर ऑफ द करंट पॉलिटिकल मोमेंट। ठीक है, लेकिन जो मतलब करंट में बात होती है वो यही समझी जाती है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है, इट इज़ मोर फंडामेंटल देन दैट अबाउट ट्रीटिंग एवरी इंडियन इक्वली विद इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये तो वही हो गया 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, कि हर व्यक्ति को जो है वो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना, जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें हर व्यक्ति का जो है वो रोल, या हर व्यक्ति की आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो बराबर हो। ठीक है, अब जो कोर प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज 1 पर्सन 1 वोट, वही मैंने आपको बताया। वन एक्सप्रेशन ऑफ दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एक तो ये
जो 1 पर्सन 1 वोट है, इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं, है ना, वेयर एवरी एडल्ट गेट्स द राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इनकम, एजुकेशन, ठीक है ना। क्योंकि 1950 से ही ये चीज़ चल रही है कि हमारे देश में हालांकि कई सारे ऐसे बड़ी डेमोक्रेसीज या लोकतंत्र रहे हैं, इवन इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में भी जो वोटिंग राइट्स हैं वो शुरुआत में सबको नहीं था, ठीक है, महिलाओं को वहाँ पर जो वोटिंग का अधिकार है वो जब देश आज़ाद हुआ उसके कई वर्षों के बाद वहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार मिले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है 1950 से, तब से ही हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हुआ करती है, ठीक है। हालांकि ब्रिटिशर्स के समय में जो फ्रेंचाइज है उसको धीमे धीमे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना, बट जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि हर व्यक्ति को, ठीक है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कितनी भी उसकी इनकम हो, कुछ भी उसका एजुकेशन का लेवल हो, उसके पास अधिकार है वोट देने का, ठीक है। बट टू गिव दिस प्रिंसिपल लाइफ इक्वली फाउंडेशनल इज द रिक्वायरमेंट दैट एवरी वोट शुड कैरी रफली द सेम वेट, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया कि हर व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है एक सर्टेन एज से ऊपर, जैसे आज के समय में बात करें तो 18 साल की जो उम्र है उससे ऊपर का हर व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जात, समुदाय, संप्रदाय से बिलोंग करता हो, कुछ भी एजुकेशन हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वो वोट दे सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति जो, हर व्यक्ति जो वोट दे रहा है उसके वोट की जो कीमत है, जो वोट की वैल्यू है, वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के लिए जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो सब बराबर साइज की होनी चाहिए। बराबर साइज का मतलब, फिर से ध्यान रखिएगा, इक्वल साइज का मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया नहीं है, इक्वल साइज का मतलब है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, है ना। इंडिया में अगर हम बात करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगह जो सीट्स का एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पर है, ये आपको पता है, ठीक है। दिस इज अनयूजुअल बट द फ्रेमर्स वांटेड टू अवॉइड द टायरेनी ऑफ रीजनलिज्म एज द कंट्री वाज बीइंग स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है। मतलब अब ये चीज़ थोड़ा सा अलग है क्योंकि जैसे अमेरिका का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, वहाँ पर सिस्टम अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों ही हाउसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब कितनी कितनी सीट्स किस राज्य को मिलेंगी, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो, वो दोनों ही पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइडेड है, ठीक है। फेडरल बाइकैमरल पॉलिटीज में वन हाउस इज टिपिकली अपोर्शनड बाय पॉपुलेशन वाइल द अदर गिव्स एवरी स्टेट इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ द साइज, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है, जैसे अमेरिका का भी जिक्र दिया गया है। अमेरिका में देखो क्या होता है कि जो उनका, आप एक तरीके से कह सकते हैं द लोअर हाउस है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वो तो पॉपुलेशन के आधार पर है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी सीट्स वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन जो अपर हाउस है, जैसे हमारे देश का जो अपर हाउस है दैट इज राज्यसभा, यहाँ का जो हाउस है अपर हाउस दैट इज सेनेट। सेनेट में बेसिकली क्या है कि हर राज्य की 2 सीटें हैं, ठीक है, टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो हर राज्य की 2-2 सीट्स हैं, उसमें कोई पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। लेकिन हमारे वहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है। हमारे वहाँ राज्यसभा में भी जो टोटल सीट्स हैं, ठीक है, 245 सीट जैसे राज्यसभा में है, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर राज्य में। जिस राज्य की आबादी या जनसंख्या ज़्यादा है, या उसको आप सीधे कह लीजिए कि जिस राज्य की लोकसभा में सीटें ज़्यादा हैं उसकी राज्यसभा में भी ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, ये बात आप समझ सकते हैं। तो इंडिया इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वही मैंने आपको बताया कि स्मॉलर पॉपुलेशन शेयर मीन्स अ लॉस ऑफ पावर इन बोथ द हाउसेज, यानी कि अगर किसी राज्य की आबादी जो है वो कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उसका जो पावर है पार्लियामेंट में ओवरऑल दोनों सदनों में, ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो कम होगा क्योंकि उसकी सीट्स कम होंगी, है ना। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि व्हाई डिड पार्लियामेंट फ्रीज द कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, कि 1971 के सेंसस के बाद पार्लियामेंट ने कंस्टिट्यूएंसीज को फ्रीज क्यों किया, जो फ्रीज अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। देखो 1976 में, 1975 में जो है वो इमरजेंसी आपातकाल लगा था, 1976 में इमरजेंसी अपने पीक पर थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट जो है वो पास किया, ठीक है, जिससे सरकार को, या कह सकते हैं कि यूनियन कैबिनेट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसको भी, ठीक है। अब उसमें कई सारे जो चेंजेस किए गए, उसमें से एक बड़ा चेंज जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट, ठीक है, हर स्टेट को जितनी सीट्स मिलती हैं या मिली हैं लोकसभा में, उसको 1971 के सेंसस के आधार पर फिक्स कर दिया फॉर द 25 ईयर्स। ये कह दिया गया कि अगले 25 सालों तक, यानी कि 2001 तक के लिए कहा गया कि जितनी सीट्स एलोकेटेड है हर राज्य को वो उतनी ही रहेंगी,
ठीक है, क्योंकि हर डेसिनियल सेंसस के बाद, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि हर सेंसस के बाद, हर डिकेडल सेंसस के बाद या हर डेसिनियल सेंसस के बाद जो 10 सालों के बाद होता है, उसके बाद रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स होगा, यानी कि डिलिमिटेशन होगा, यानी कि सीट जो है वो चेंज होंगी, है ना, सीट्स का एलोकेशन जो है वो चेंज होगा, बट इन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर दिया, पहली बात। ठीक है, अब इसको लेकर जो जस्टिफिकेशन दिया गया वो यही था, जोग्राफी डेमोग्राफिक फेयरनेस। तो सदर्न स्टेट्स ने यहाँ पर यही किया कि उन्होंने नॉर्थ के कंपैरिजन में, यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में जो फैमिली प्लानिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिवली परस्यू की है। एंड देयर पॉलिटिशियंस आर्ग्यू, और उनके पॉलिटिशियंस ने यह आर्ग्यू किया कि दैट ऑनेस्ट रीअपोर्शनमेंट वुड पेनलाइज देम इलेक्टोरली फॉर कंप्लाइंग विद द यूनियंस पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर जो है वो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या आप कह सकते हैं डिलिमिटेशन होता है, तो उनको इस बात के लिए एक तरीके से पेनलाइज किया जाएगा, मतलब उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी कि उन्होंने उस समय की 1970s के समय में जो यूनियन की पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया या उसको कंप्लाई किया, है ना। तो दिस वाज नॉट द रियल रीज़न, लेकिन इनका यहाँ पर कहना है कि ये एक रियल रीज़न नहीं है। फर्टिलिटी रेट्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोइंग बैक टू द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि जो 1970s के समय में जब पॉपुलेशन ये लाए गए, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लाए गए, ये तब से हुआ है, ये पहले से था। ठीक है ना, जब से ये पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ पीक पर आई, उससे पहले भी अगर हम बात करें तो सदर्न स्टेट्स का इन्होंने जिक्र किया, जैसे केरला हो गया या त्रावणकोर की जो प्रिंसली स्टेट हो गई उसका जिक्र किया है। 1951 से 1960 के समय में भी यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 5.6 हुआ करता था, जबकि ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो 6.3 था, बट यहाँ पर पहले से भी चीज़ें कम थी। तो जो मेन रीज़न है, तो इनका ये कहना है कि मतलब इस आर्टिकल में ऑथर की तरफ से ये कहा गया है कि जो सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इज़ द मेन रीज़न, तो पॉपुलेशन मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न जो है कि मतलब वो इस डिलिमिटेशन को फेवर नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल। ठीक है ना, तो इनका क्या कहना है कि 1970s में एट द हाइट ऑफ सोशलिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है, उस समय सोशलिज्म था, समाजवाद था, सेंट्रल प्लानिंग थी, स्टेट फाइनेंसेस जो हैं वो पूरी तरीके से लगभग कंट्रोल किए जाते थे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जब भी कोई अगर टैक्स रेवेन्यू स्टेट के अंदर भी जनरेट होता था, मतलब विद इन द स्टेट भी जनरेट होता था, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता था ऑन अ फार्मूला सेट बाय द यूनियन, कि यूनियन ने जो फार्मूला बनाया था उसके हिसाब से ही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, विच इन टर्न डिपेंडेड ऑन द रिलेटिव पॉलिटिकल पावर ऑफ ईच स्टेट इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो विच इन टर्न डिपेंडेड ऑन द रिलेटिव पॉलिटिकल पावर, क्योंकि मतलब हर राज्य का जितना पार्लियामेंट में पावर होती थी, ठीक है, उसी के हिसाब से वो फार्मूला डिसाइड होता था, है ना, और उसके हिसाब से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो फ्रीजिंग द सीट्स टू द 1971 सेंसस गेव मोर रिप्रेजेंटेशन टू रिचर स्टेट्स वेयर फर्टिलिटी रेट्स फेल सूनर। तो 1971 का जो ये सीट्स फ्रीज किया गया 1971 के सेंसस के हिसाब से, उसमें क्या हुआ कि जो रिचर स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पैसे वाले राज्य हैं, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। ठीक है, और वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो तेज़ी से गिरे। इसके बाद जब से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, यानी कि 1950s के समय में, इंडियन स्टेट्स जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया है लिंग्विस्टिक और एथनिक लाइंस के आधार पर, स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो। और जब स्टेट्स को, व्हेन स्टेट्स आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कंटेनिंग डाइवर्स पॉपुलेशंस, population based representation leaves the politics of representing different linguistic caste and ethnic groups to be worked out within each state। ठीक है, जब स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ठीक है, कंटेनिंग डाइवर्स पॉपुलेशंस, कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे क्या होता है कि जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक कास्ट और एथनिक ग्रुप्स के, वो हर राज्य में होने चाहिए, है ना। तो once state themselves were recognized along linguistic and ethnic lines, the state ceased to be purely administrative। तो states बेसिकली बनाने के पीछे कंसेप्ट यही था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनानी है, लेकिन जब स्टेट्स में अगर इन आधार पर स्टेट्स हो जाए कि मतलब कोई स्टेट आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारे वहाँ स्टेट्स बनी है, ठीक है, कास्ट के बेस पर है, एथनिक ग्रुप्स के बेस पर है, तो उससे फिर स्टेट जो है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं रह जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि इट्स रिलेटिव पावर इन पार्लियामेंट बिकेम रिलेटिव पावर्स ऑफ द लैंग्वेजेस कास्ट एंड एथनिटीज दैट डिफाइन इट। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर राज्य जो है वो इन आधारों पर
डिवाइडेड होंगे या इन आधारों पर अगर बने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट में भी जो रिलेटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो इसी आधार पर हो जाएंगी, है ना। तो इवन विद अ सिंगल पार्टी रनिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री दिस वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय का जो समय था 1960s 70s का समय, उस समय ज़्यादातर देश में जो स्टेट गवर्नमेंट भी थी, और फॉर ऑल द टाइम यू कैन से टिल पार्टी ये टिल इमरजेंसी या उसके बाद की जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो उससे पहले पूरा का पूरा देश में ज़्यादातर जगहों पर इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स, वहाँ पर क्या था, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, जब 42nd अमेंडमेंट पास होता है तो कांग्रेस के अंडर में थी, मैंने बताया, ज़्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी विच गवर्नड अक्रॉस द हिंदी हार्टलैंड ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, सब जगह कांग्रेस ही थी। रिलेटिव पावर्स एंड स्टेट वॉज पॉलिटिसाइज्ड with ethnic caste and linguistic fractionalization, and because the purse string were controlled by the union cabinet। ठीक है, लेकिन रिलेटिव पावर जो है वो इन फ्रैक्शंस के आधार पर थी, और ज़्यादातर जो पैसा है, क्योंकि पैसे की सारी पावर उस समय किसके हाथ में कंट्रोल थी, यूनियन कैबिनेट के हाथ में। अब इस फ्रीज के क्या क्या कंसिक्वेंसेज हुए, ठीक है। अब ये जब मैंने आपको बताया कि ये फ्रीज 1976 में किया गया था 25 सालों के लिए, यानी कि 2001 तक, तो फिर ये चेंज होता है ना। लेकिन इस दौरान फिर से कुछ चीज़ें जो है वो बदल गई। पहली चीज़ ये थी, स्टेट्स के जो इकोनॉमिक आउटकम्स थे 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद वो चेंज हो गए। दूसरी बात, दिस हिस्टेंड द डाइवर्जेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस फर्टिलिटी रेट्स आर लोअर इन रिचर स्टेट्स। ठीक है, जो रिचर स्टेट्स थे वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम था, तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो और ज़्यादा डाइवर्स होता चला गया। मतलब उन राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती चली गई और जो बाकी राज्य थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती चली गई। तीसरी बात यह है कि कोलिजन पॉलिटिक्स, ठीक है, गठबंधन की राजनीति जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा पीक पर थी। जिस समय 2001 का समय आया, यानी कि जब ये डिलिमिटेशन करने का टाइम आया दोबारा, उस समय वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री थे, और उनकी एक मिलीजुली गठबंधन की सरकार थी। डीएमके उसमें थे, तेलुगु देशम पार्टी थी, शिवसेना थी, ठीक है। और ये ऐसे राज्यों से पार्टी थी कि दैट स्टूड टू लूज सीट्स एक्सटेंडेड द फ्रीज थ्रू द 84th अमेंडमेंट, कि अगर उस समय डिलिमिटेशन होता तो फिर इन जो ये पार्टीज थी, ठीक है ना, इनके मतलब ये ऐसे ऐसे राज्यों की पार्टीज थी, जैसे ये साउथ की पार्टीज हो गई, तेलुगु देशम ये आंध्रा की है ना, ये डीएमके आपके तमिलनाडु की, शिवसेना महाराष्ट्र के रीजन में एक्टिव थी पॉलिटिकली। तो अगर उस समय डिलिमिटेशन लागू होता तो इनकी जो सीट्स थी राज्यों की वो कम हो जाती, ठीक है। तो और ये पार्टीज जो हैं वो कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा थी, तो इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से उस फ्रीज को जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और 84th अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले भी, याद रखना आसान है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से पहली बार फ्रीज किया गया 25 सालों के लिए, और उसके बाद 42nd के ही जस्ट डबल, यानी कि 84th से फिर इसको 25 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। तो पुशिंग द रैंकिंग टू द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, और उसमें ही कह दिया गया 2001 में 84th अमेंडमेंट में कि इसको 25 साल के लिए फिर फ्रीज किया जाता है, और 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी तब इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज भी जो हम वोट करते हैं वो उन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज के साइजेस पर और पॉपुलेशन के आधार पर है जो आज से 55 साल पुरानी है, यानी कि 1971 के सेंसस के हिसाब से है। उस समय देश की आबादी जो है वो 550 मिलियन थी, यानी कि लगभग 55 करोड़ के आसपास थी। और आज प्रोजेक्टेड है या एस्टिमेटेड है कि हमारे देश की आबादी 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ है, ठीक है ना। टू डिस्टिंक्ट कंसिक्वेंसेस फॉलो। अब इससे बेसिकली दो चीज़ें क्या हुई, दो पब्लिक डिबेट टेंड्स टू कोलैप्स देम इनटू वन। पहला ये है कि द अंडर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड, एवरी इंडियन कंस्टिट्यूएंसी हैज ग्रोन फार बियॉन्ड द साइज ऑफ द कंस्टिट्यूशन कंटेम्पलेटेड, ठीक है। कि मतलब उस समय के हिसाब से अगर हम आज बात करें तो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। जैसे कि केरला की अगर हम बात करें, विच टुडे हैज़ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंसीज अमंग द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कंस्टिट्यूएंसीज जो है वो केरला में है, ठीक है। वहाँ भी हर एमपी के लिए कितने पीपल हैं, मतलब एक एमपी को चुनने के लिए कितने लोग वोट देते हैं, 1.75 मिलियन, यानी कि लगभग 17.5 लाख के आसपास, ठीक है। और नो इंडियन स्टेट इज एनीवेयर नियर द ओरिजिनल कैप ऑफ 1 MP पर 7,50,000, ठीक है। यानी कि उस समय जब ये डिलिमिटेशन हुआ था 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर, उस समय एक एमपी को चुनने के लिए जो नंबर ऑफ वोटर्स होते थे वो 7,50,000 होते थे। लेकिन अब कहीं पर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद से आबादी इतनी बढ़ गई है ना। तो ये पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और कंस्टिट्यूंसीज का साइज भी
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। एन इंडियन एमपी रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन लार्जर देन दैट ऑफ सेवरल यूरोपियन नेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है कि एक इंडियन एमपी जो है वो यूरोपियन, कई सारे यूरोपीय देशों की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एन एम पी कैन नॉट नो और सर्व और आंसर टू अ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ दैट साइज इन द वे द कंस्टिट्यूशनल डिज़ाइन एज्यूम्ड, ठीक है। अब आज की डेट में कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी हो गई है कि एक एमपी, एक सांसद जो है वो अपने लोगों को जान नहीं सकता, उनकी समस्या नहीं जान सकता, उनको उनकी मतलब उनको सर्व नहीं कर सकता है ना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन था वो ऐसा नहीं था, है ना। मतलब उसका पर्पस आप कह सकते हैं, या जो उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटेंशन थी वो ऐसी नहीं थी, बट वो आज ऐसी हो चुकी है। दूसरा कंसिक्वेंसेस बताया गया है कि इज माल अपॉर्शनमेंट एंड इट इज द ग्रेवर वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, ठीक है। वन पर्सन वन वोट का जो प्रिंसिपल है उसका भी यहाँ पर वायोलेशन हो रहा है। अंडर रिप्रेजेंटेशन इज अ फेलियर ऑफ स्केल शेयर्ड बाय ऑल इंडियंस। माल अपॉर्शनमेंट इज अ फेलियर ऑफ इक्वलिटी बॉर्न अनइवनली, ठीक है। It refers to the asymmetry between the state share of the population and its share of लोक सभा सीट्स। जैसे अगर हम बात करें माल अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, ठीक है। जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 3.1 मिलियन लोग हैं एक एमपी को चुनने के लिए, ठीक है। मतलब 30 लाख से ज़्यादा लोग एक एमपी को चुनते हैं। वहीं अगर हम केरला की बात करें तो 17 लाख के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधे, ठीक है। तो इसलिए द सेम बैलेट कास्ट इन केरला कैरीज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इलेक्टोरल वोट ऑफ द बैलेट कास्ट इन बिहार। यानी कि एक तरीके से आप ये कहें कि जो एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू है, अगर वो व्यक्ति केरला में वोट डाल रहा है, यानी कि केरला का अगर वो वोटर है और वहाँ अगर वो वोट डाल रहा है, तो उसके जो वोट की वैल्यू है वो कंपेयर टू द वोटर इन बिहार उससे डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। द पावर ऑफ वोट हैज़ बिकम अ फंक्शन ऑफ बर्थ एक्सीडेंट, ठीक है। मतलब जो वो बर्थ का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट इन द सेंस कि वही जो मतलब पूरा का पूरा कहानी हुई वो उसकी फैमिली प्लानिंग वगैरह की, उसकी वजह से ये जो वोट ऑफ पावर ऑफ वोट है वो इस तरीके से चेंज हो गया। तो बैक टू व्हाट दिस मीन्स फॉर द स्टेट्स एंड व्हाई द सदर्न स्टेट्स आर अप इन द आर्म्स ओवर इट टुडे बाय मोस्ट प्रोजेक्शंस इफ वी एलोकेट द 543 लोकसभा सीट्स बेस्ड ऑन 2026 पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम 543 सीट जो हैं, मतलब सीट्स अगर हम उतनी ही रखें, ठीक है, जितनी अभी हैं, लेकिन उसको अगर हम 2026 की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें तो तमिलनाडु को 10 सीटें कम हो जाएंगी तमिलनाडु की, ठीक है। केरला की जो है वो 7 सीटें कम हो जाएंगी, और वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 12 सीटें बढ़ जाएंगी और बिहार की 10 सीटें बढ़ जाएंगी। ये वो इसीलिए है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से। अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट द होल स्टोरी, ठीक है। सिर्फ अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ ही पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ। रिचर स्टेट्स आर ग्रोइंग फास्टर देन पुअरर वंस एंड द गैप इज वाइडनिंग, ठीक है। जो रिचर स्टेट्स हैं, अगर रिचर स्टेट्स का मतलब आप मान के चले तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कंपेयर टू द पुअरर स्टेट्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिक वाइज, ठीक है। और वो गैप जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोअर फर्टिलिटी इन द रिचर स्टेट्स मीन्स स्मॉलर पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि रिचर स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो कम है तो उससे उनकी पॉपुलेशन कम है, बट हायर इनकम, ठीक है, लेकिन उनकी इनकम ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वो बेटर है, तो वहाँ से जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया रिमेन्स हैवीली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, और इंडिया में अभी भी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका सिर्फ 41% ही डिवॉल्यूट होता है टू द स्टेट्स, है ना। फाइनेंस कमीशन में हमने ये बातें देखी हैं। और उसके बाद भी मतलब जैसे मान लीजिए केंद्र के पास, यूनियन के पास 100 रुपया आया, उस 100 रुपये में से सिर्फ 41 रुपीज़ जो है वो सारी स्टेट्स में बढ़ेगा, और उस 41 में से भी किस स्टेट को कितना मिलेगा, किसको 2 रुपये मिलेंगे, किसी को 5 रुपये मिलेंगे, किसी को 4 रुपये मिलेंगे, किसी को 6 रुपये मिलेंगे, उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें भी पॉपुलेशन और रिलेटिव पॉवर्टी की, मतलब जो राज्य कमज़ोर है, ठीक है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो ये भी क्राइटेरिया है। तो वेल्दियर स्टेट्स हैव लिटिल से ओवर देयर फाइनेंसेस, तो इसलिए वेल्दियर स्टेट्स को हालांकि उनकी जो आप कह सकते हैं कि इनकम है वो ज़्यादा है, बट उनको टैक्स में पैसा कम मिल रहा है ना। तो व्हाट शेयर ऑफ देयर रेवेन्यू स्टेट्स विद इन द स्टेट इज डिसीजन मेड इन द लोकसभा, यानी कि उनके खुद का टैक्स रेवेन्यू का कितना पैसा उनको मिलेगा वो फैसला लोकसभा में लिया जाता है। लूजिंग सीट शेयर देयर वुड लीव द रिचर स्टेट्स विद इवन लेसर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू जनरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर पीपल, क्योंकि अगर उनकी सीट और कम हो गई तो उनका एक तरीके से आप वही है कि लोकसभा में पावर कम हो जाएगी उस स्टेट की, ठीक है, और फिर उनकी मतलब वही है कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है या जो उनकी वो है बात है उसकी पावर भी कम हो जाएगी। तो इसमें जो वे फॉरवर्ड बताया गया है वो ये है
कि द करंट अटेम्प्ट थ्रू द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात थी 850 तक, ठीक है, और मोस्ट रिसेंट सेंसस के हिसाब से स्टेट्स के शेयर को रीअलोकेट करने की बात थी, वो तो लोकसभा में पास हो गया है, ठीक है। द इशू हैज़ नॉट डिसअपियर्ड नॉर हैव द फॉल्ट लाइन्स। एनी फ्यूचर एफर्ट टू एनलार्ज द लोकसभा एंड अपोर्शन सीट्स बाय पॉपुलेशन विल रिक्वायर टू फंडामेंटल चेंजेस टू द इंडियन पॉलिटी, ठीक है, कि मतलब फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है कि लोकसभा की टोटल सीट्स बढ़ानी है या राज्यों में रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए दो चेंजेस जो है वो करने होंगे। पहला ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज मस्ट स्टे विद इन द स्टेट, कि स्टेट्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्टेट्स की जो इनकम हो रही है उसमें से ज़्यादातर पैसा जो है वो स्टेट्स में ही रहे, ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला है वो चेंज होना चाहिए, एंड दैट टू इन द फेवर ऑफ द स्टेट्स। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा को भी रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है टू गिव ईच स्टेट पावर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन शेयर। जैसे अमेरिका का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हर राज्य की, हर स्टेट की सिर्फ 2 सीट्स फिक्स है इन द सेनेट, जो अपर हाउस है, उसी तरीके का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राज्यसभा में भी होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के पास, अभी आपको पता है कि मनी बिल्स को लेकर कोई खास पावर नहीं है, तो राज्यसभा में मनी बिल्स को लेकर भी वीटो पावर होनी चाहिए, ताकि स्टेट्स जो हैं वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल रख सकें। विदाउट री इमेजिनिंग इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म, इंडिया का जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको री इमेजिन किए बिना हम जो है अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस कि हर इंडियन का वोट जो है वो इक्वल है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप आप बात समझ गए। तो किस तरीके से इन्होंने जो डिलिमिटेशन का इशू है इसमें एक नया एंगल ऐड किया है ना, जो फिजिकल एंगल है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को डिटेल में कवर किया है। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा मुझे लगता है कि लंबा हो सकता है। यहाँ पर एक आर्टिकल है ईरान वॉर। यहाँ पर एक आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द ईरान वॉर, और उससे कैसे जो है फर्टिलाइज़र चैलेंज, इंडिया को फर्टिलाइज़र चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, और उससे निकलने के क्या तरीके हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है कि कैसे जो टेंडर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। मेन चीज़ यहाँ पर ये लिखी गई है कि इस महीने की शुरुआत में एक कंपनी है दैट इज़ इंडियन पोटाश लिमिटेड, ठीक है, उसने 2.5 मिलियन टन ऑफ यूरिया को इंपोर्ट करने के लिए टेंडर इशू करे, ठीक है, और टेंडर मतलब जिन्होंने जिन्होंने भी वो टेंडर भरे, लोएस्ट प्राइस बिड है उसमें $935 प्रति टन की, प्लस फ्राइट का कॉस्ट भी है, मतलब लाने ले जाने का खर्चा भी है, ठीक है, फॉर सप्लाइंग टू द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट तक सप्लाई करने का इतना पैसा, और अगर ईस्ट कोस्ट में सप्लाई करना है तो इतना पैसा, उसके लिए टेंडर्स मतलब आए हैं, लोगों ने टेंडर भरे हैं, ठीक है। अगर इसके साथ हम कंपेयर करें 18 फरवरी का एक टेंडर जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी ने जारी किया था, उसमें जो 1.3 मिलियन टन के ऑफर थे वो $508 और $512 थे फॉर ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के लिए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 18 फरवरी की बात है और ये कब की बात है, अर्लियर दिस मंथ, यानी कि अप्रैल के महीने की बात है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइजेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि प्राइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो डबल हो चुके हैं 2 महीने के अंदर अंदर। और ये किस वजह से हुए हैं, ये वही जो यूएस इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और 28 फरवरी से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है उसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये इन्होंने बात सिर्फ यूरिया की करी, लेकिन केस सिर्फ यूरिया तक रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें डाई अमोनियम फॉस्फेट की बाय द गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, उसका भी लगभग लगभग वही केस है। अगर हम वॉर से पहले की बात करें तो $865 प्रति टन पर मिल रहा था, सॉरी $720 प्रति टन पर मिल रहा था, और पिछले साल के रेट की बात करें तो $680 प्रति टन पर मिल रहा था, लेकिन अभी के रेट्स उसके भी $865 हो चुके हैं, ठीक है। और करंट जो एक्सपेक्टेड लैंडेड प्राइस है कि मतलब यहाँ आने तक की जो प्राइस है वो $925 प्रति टन हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यूरिया की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डीएपी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उस चीज़ की भी है जो इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब जिनको फिनिश फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्री वॉर के प्राइस की बात करें, अगर हम सल्फर इंपोर्ट कर रहे थे तो वो $550 प्रति टन था, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर अप्रैल की तो $300 प्रति टन था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें प्राइस की
तो वो $900 प्रति टन से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग डबल हो चुका है, और पिछले साल के कंपैरिजन में तो 3 गुना हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया के रेट 850 से लेकर $900 प्रति टन है। ठीक है, लास्ट ईयर 435 थे, अगेन डबल देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो अमोनिया की जो फैसिलिटीज़ हैं ऑफ कतार एनर्जी एंड सऊदी अरेबियाज मार्डेन, ये बंद हो चुकी हैं, है ना। ईरानियन स्ट्राइक के बाद ईरान ने उसके ऊपर रिटेलिएशन किया था, तो उसके बाद ये बंद हो गई हैं। तो इसकी वजह से अब ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से। ठीक है, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा डीएपी का भी सबसे बड़ा सप्लायर होता था, लेकिन आज की डेट में वहाँ से सप्लाई बंद है, तो मोरक्को और जॉर्डन से आ रहा है। और मोरक्को और जॉर्डन ऐसे देश हैं जिनको साउथ अमेरिका और बाकी मार्केट्स को भी कैटर करना होता है, तो इसलिए प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो अपकमिंग अभी हमारा खरीफ का सीज़न है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। खरीफ का सीज़न बेसिकली जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून शुरुआत होती ही है जून के महीने में, तब से खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। टोटल रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें यूरिया की, वो है 19.4 मिलियन टन्स। ठीक है, और जो एक्चुअल अवेलेबिलिटी है हमारे पास अप्रैल की शुरुआत में वो लगभग 5.5 मिलियन टन के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 25% अवेलेबल है। दूसरी बात ये बताई गई है कि इंडिया जो है वो एनुअली लगभग 39-40 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया कंज्यूम करता है, जिसमें से 30 to 31 मिलियन टन्स जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, और बाकी लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 9 मिलियन टन इम्पोर्ट किया जाता है। इसमें जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, लगभग 40% जितना हमारा यूरिया इंपोर्ट होता है टोटल, उसका 40% इन देशों से आता है। ठीक है, इस तरीके का डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 60% ऑफ इट्स इंपोर्ट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी एक इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं यूरिया के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। 60% ये कहाँ से आती है, कतार, यूएई और ओमान से। ठीक है ना, तो इसमें भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे लिखा गया है कि लोअर इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन कंस्ट्रेन यूरिया अवेलेबिलिटी इन द अपकमिंग खरीफ। ठीक है, तो आने वाले खरीफ के सीजन में एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हमारा पहले ही कम है और इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। द अवेलेबिलिटी टू रिक्वायरमेंट रेशियो इज बेटर फॉर डीओपी। ठीक है, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश, सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए, और जो ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर होते हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट का रेशियो है वो थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोर्सेज का ये कहना है कि हो सकता है कि खरीफ का सीज़न तो जैसे तैसे काट भी लिया जाए, लेकिन जो उसके बाद जाड़ों में, है ना, सर्दियों के समय में जब राबी का सीज़न शुरू होगा तब प्रॉब्लम आएगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद टेबल में ये दिया गया है कि यूरिया हैज़ 55% शेयर इन इंडियाज़ एनुअल फर्टिलाइजर सेल्स। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर बिकता है वो कौन सा है, यूरिया, क्योंकि उसके पीछे कारण कई सारे हैं कि प्राइजेस काफ़ी कम है। ठीक है ना, तो उसके बाद होते हैं डीएपी, फिर एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स और फिर एसएसपी। तो वॉर ट्रिगर्ड शॉर्टफॉल्स, यानी कि वॉर की वजह से जो कमी आई है उससे क्या हुआ है, लेड टू द रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ द हेवीली सब्सिडाइज्ड कमोडिटी फर्टिलाइजर्स स्पेशली यूरिया एंड डीएपी। तो जो हेवीली सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि यूरिया और डीएपी, उनका कंजम्पशन काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो यूरिया की अगर हम बात करें जिसमें सिर्फ 46% नाइट्रोजन है, एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरर है उत्तर प्रदेश का, उसका ये कहना है कि गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए कि जो ये कमोडिटी फर्टिलाइजर्स हैं लाइक यूरिया एंड डीएपी, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, इनसे कोट करने देना चाहिए, और इन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम रिटेल प्राइस कंट्रोल से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ के एक उत्तर प्रदेश के एक यूरिया मैन्युफैक्चरर का कहना है। ठीक है, उनका वही कहना है कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम यूरिया और डीएपी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसके साथ कोट करके बेचें, और इससे किसानों को भी जो है वो ज़्यादा पैसा देने में इस तरीके के फोर्टिफाइड फर्टिलाइज़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको भी पता है कि उनकी जो ग्रेन यील्ड है, ठीक है, जो फसल की पैदावार है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कई सारे किसान ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी फसलों में क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फेट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूरिया लगाने के बाद जिंक सल्फेट वगैरह भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको क्या होगा कि एक यूरिया यूनिफॉर्मली कोटेड विद थिन लाइनिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे उनका समय बचेगा किसानों का, है ना, और साथ ही साथ अलग से कॉस्ट वगैरह भी बचेगी और जो मेहनत है वो भी बचेगी। द प्रेजेंट क्राइसिस मे बी ऑल्सो शॉर्ट इन द आर्म्स ऑफ इंडियाज फ्लेजलिंग बायोस्टिमुलेंट्स इंडस्ट्री। तो जो हमारे बायोस्टिमुलेंट्स की इंडस्ट्री है, जो अभी नई नई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शुरू हो रही है,
उसके लिए भी एक अच्छी मतलब बात हो सकती है, क्योंकि बायो स्टिमुलेंट्स जो जैसे कि मतलब अनलाइक फर्टिलाइजर्स, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर उनमें होता है, ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से उनको बनाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जाते हैं ना, उसकी जो न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी है, कि जिस फर्टिलाइजर में जितना न्यूट्रिशन है, जैसे किसी में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, तो कितना प्लांट्स जो हैं उन फर्टिलाइजर्स में से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं, उस एफिशिएंसीज को बढ़ाते हैं ये बायोस्टिमुलेंट्स, ठीक है। दी NP और K प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स आर एंड नेचुरली अवेलेबल फॉर अपटेक बाय द प्लांट, ठीक है। यानी कि जो भी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, प्लांट्स उसको रेडिली एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी में ही लॉक हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट की रूट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। इवन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेकन अप बाय द प्लांट मे नॉट कन्वर्ट इनटू बायोमास और यील्ड। और कुछ अगर न्यूट्रिएंट प्लांट अगर एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा बायोमास में या यील्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो बायो स्टिमुलेंट्स हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो इंटरनल प्लांट की प्रोसेसेस हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, ताकि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बेहतर हो सके और इस तरीके का जो न्यूट्रिएंट यूज़ है उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। तो इस आर्टिकल से हम लोगों ने बेसिकली जो बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में बात सीखी वो काम की हो सकती है, ठीक है। अब बायो स्टिमुलेंट जो है उसमें कुछ फॉस्फेट सॉल्यूबल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में इनसॉल्यूबल फॉस्फोरस को सॉल्यूबल ऑर्थोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट जिनको रेडिली अपटेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके के कुछ और बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोब्स एंड प्लांट्स दैट कैन इवन बी ब्लेंडेड। उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और उससे क्या होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन यूज़ एफिशिएंसी है अगर वो बेटर हो जाएगी, तो हमें जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स का वो कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ गए आप? क्लियर है? अच्छा आर्टिकल था, है ना। चलो इसके बाद ये वाला आर्टिकल आप खुद से कर पाओगे क्या? क्योंकि सेशन मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको पढ़ लोगे क्या खुद से? बहुत आसान आर्टिकल है, ठीक है। रेलवेज में जो मॉडर्नाइजेशन हुए हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं कवर तो कर सकता हूँ। चलो मैं करता हूँ ट्रायल लेट से, क्योंकि इसके बाद मुझे एक आर्टिकल और कवर करना है, ठीक है, द हिंदू का। लेकिन चलो करते हैं। देखो ये आर्टिकल बेसिकली जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उनकी तरफ से लिखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि आज के दिन अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 25,000 से ट्रेन से ज़्यादा ट्रेन जो है वो प्रतिदिन चल रही हैं। 20 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर डेली ट्रेवल कर रहे हैं। 20 मिलियन का मतलब हो गया 2 करोड़, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल, आयरन और ग्रेन्स, स्टील, सीमेंट और बाकी कमोडिटीज़ भी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। रेलवे का नेटवर्क इन्होंने बताया है लगभग 1,37,000 किलोमीटर से बड़ा। अब उसके बाद ये मेन बात ये कह रहे हैं कि रेलवेज़ के लिए जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो है उसके ट्रैक्स, ठीक है ना, जिनके ऊपर रेलवे सिस्टम पूरा काम करता है। अगर ट्रैक्स का जो शेप है वो अच्छा होगा, मतलब ट्रैक्स की जो कंडीशन है अगर वो अच्छी होगी, तो उनके ऊपर ट्रेन जो हैं वो सेफली चल सकती हैं, हायर स्पीड्स में चल सकती हैं। लेकिन अगर ट्रेन की जो ट्रैक्स हैं अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है कि एक तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाएंगी और साथ ही साथ सेफ्टी का रिस्क भी बना रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए रेल का मतलब है जो ट्रेन की पटरियाँ होती है उनको कहा गया है, ठीक है। रेल बेसिकली अगर क्रैक्ड है, अगर वो लूजली फिट है, या उनमें जो बैलेस्ट बेड है अगर वो क्लॉग्ड है। देखो बैलेस्ट बेड क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके नीचे वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, क्रस्ड स्टोन्स। अगर वो पत्थर जो है वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब रेल के ऊपर से कोई ट्रेन गुजरे तो वो उसका जो लोड है उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको इवनली एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन कंटिन्यूस रनिंग ऑफ द ट्रेन की वजह से जो वो टूटे हुए पत्थर होते हैं, है ना, वो क्रश हो जाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म बन जाता है, या उनके बीच में कुछ पाउडरी सब्सटेंसेज आ जाते हैं, है ना, सैंड वगैरह हो गया, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ट्रैक्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए लगभग पिछले 1 दशक से, मतलब वही जब से इनकी सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से कई सारे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो हैं वो किए जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैक रिन्यू किए जा रहे हैं, मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करके टेस्टिंग और इंस्पेक्शन किया जा रहा है, एडवांस मेथड्स का यूज़ करके, ठीक है। और मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस और सेफ्टी फेंसिंग, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसकी वजह से हमारे जो नेटवर्क है उसकी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है।
2014 से अगर हम बात करें तो लगभग 55,000 के आसपास जो ट्रैक्स हैं, किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक्स, उसको रिन्यू किया गया है। ठीक है, इससे सेफ्टी बढ़ी है, राइड क्वालिटी इंप्रूव हुई है और फ्रीक्वेंट रिपेयर्स की जो ज़रूरत है वो भी कम हुई है। लगभग 44,000 के आसपास जो ट्रैक किलोमीटर है उनमें लॉन्ग रेल पैनल्स लगाए गए हैं। लॉन्ग रेल पैनल्स का मतलब है कि जो लंबे रेल्स के टुकड़े होते हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है कि जितना लंबा रेल का टुकड़ा होगा तो उसमें उतने जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो कम आएंगे। ठीक है, 260 मीटर ईच के लेंथ के इन्होंने बताया है। वही लिखा गया है कि अगर लॉन्गर पैनल्स होंगे तो उसमें जॉइंट्स कम आएंगे। ठीक है, और उससे जो ट्रेन का मूवमेंट है वो स्मूथ भी होगा और सेफ भी होगा। 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो ट्रैक है उसमें जो रेल्स लगाए गए हैं वो स्ट्रॉन्गर 60 kg के रेल्स हैं। ठीक है, यानी कि एक जो रेल की लेंथ होती है वो 60 किलोमीटर, मतलब लगभग 1 मीटर के आसपास की जो लेंथ होती है एक रेल की, उसका वजन 60 किलोमीटर है। वो स्ट्रॉन्गर रेल्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि ऐसे जो रेल्स हैं वो हैवियर लोड्स को सपोर्ट कर सकती हैं और हैवियर स्पीड्स को भी बेयर कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्गर रेल्स लगाना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रेल्स हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ये अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेक्निक या टेस्टिंग। ठीक है, इसको लगभग 36 लाख किलोमीटर ट्रैक पर ऊपर लगाया गया है एंड 2.25 करोड़ वेल्ड्स जो हैं उनको टेस्ट किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली ऐसे हिडन क्रैक्स को भी जो है वो चेक किया जाता है जो आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि जो रेल और वेल्ड फेलियर्स हैं वो लगभग 90% कम हो गए हैं, है ना। एंड शिफ्ट फ्रॉम फिक्सिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर द इवेंट टू प्रिवेंट देम बिफोर इट, मतलब पहले से क्या होता था कि जो प्रॉब्लम कहीं पर बाहर से दिख रही है तो प्रॉब्लम होने के बाद उसको रिपेयर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर अब यह है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही जो इंटरनल इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ये एक बात ये हो गई। इसके बाद कुछ और मेथड्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फेज्ड एरे टेस्टिंग। ठीक है, जो फ्लैश बट वेल्ड्स होती हैं, बट वेल्ड्स का मतलब है जैसे आपने दो रेल्स को अगर ज्वाइन करना है तो इस तरीके से आपने ज्वाइन करना है, दिस इज नोन एज बट वेल्ड। ठीक है, तो उसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है नए वेल्ड्स को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद जीपीएस एनेबल्ड ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि राइड क्वालिटी को मेजर करता है और एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करता है कि जहाँ पर कोई रफ स्पॉट्स हैं ट्रैक पर उसको। ठीक है, इसके बाद जो ट्रैक मशीन का फ्लीट है, ट्रैक मशीन मतलब वो मशीन आपने देखी होगी कभी, अगर आप रेलवे से आपने ट्रैवल किया है, ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर वो कुछ ऐसी, मतलब ये जो रेल्स होती हैं उसके ऊपर कोई एक ट्रेन होती है लेकिन वो मशीन जैसी दिखाई देती है। ठीक है, वही है बेसिकली ये ट्रैक मशीन फ्लीट। ठीक है, ये जहाँ 2014 में सिर्फ 748 हुआ करती थी, अब वो बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 1785। ये मशीन जो है वो क्या करती हैं, दे कैरी आउट टेम्पिंग, बालास्ट क्लीनिंग, रेल ग्राइंडिंग बेटर, फास्टर एंड मोर इवनली देन मैनुअल वर्क। तो ये सारे इस तरीके काम कर सकती है। ठीक है, जो बैलास्ट क्लीनिंग मतलब वही जो नीचे बैलास्ट में प्रॉब्लम है, बैलास्ट बेड में, उसको सही करती है। अगर कहीं पर जो रेलवे ट्रैक्स हैं अगर वो अनइवन है तो उसकी ग्राइंडिंग का काम करती है, और मैनुअल से काफ़ी तेज़ और काफ़ी इवनली ये काम करती है। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखा गया है कि मशीन्स हैव मेड अ नोटेबल डिफरेंस इन डीप स्क्रीनिंग ऑफ बैलास्ट। ठीक है, जो बैलास्ट है वही मैंने आपको बताया कि जो क्रस्ड स्टोन है बीनीथ द रेलवे ट्रैक, है ना, जो कि ड्रेनेज प्रोवाइड करती हैं, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रैक्स को स्टेबल रखती हैं, उनकी डीप स्क्रीनिंग करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, ये जो बैलास्ट स्टोन्स हैं ये कांस्टेंट वेट और वाइब्रेशन ऑफ द पासिंग ट्रेन्स की वजह से वो क्रश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि जो बेड है, जो बैलास्ट बेड है वो क्लॉग हो जाता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और वो ब्लॉक अगर होगा तो उससे क्या होगा कि पानी वगैरह जो है वो भी फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे उनका जो एबिलिटी टू फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्क्रीनिंग रिस्टोर्स द ट्रैक बेड इन टू प्रॉपर कंडीशन, तो इन मशीन्स के थ्रू उनको ट्रैक किया जाता है, उनको प्रॉपर कंडीशन में लाया जाता है ना। और ये चीज़ जो है वो लगभग 1 लाख ट्रैक किलोमीटर पे की जा चुकी है और ज़्यादातर मशीन के द्वारा। ठीक है, टू रिमूव द सरफेस डिफेक्ट्स एंड हेंस टू इंप्रूव राइडिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी, ग्राइंडिंग ऑफ रेल्स हैज बीन डन। वही मैंने आपको बताया कि कहीं पर अगर कुछ रफनेस वगैरह है ट्रैक पर तो उसको ग्राइंडिंग से दूर किया जाता है। 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के ट्रैक पर ये भी किया जा चुका है। अब हर साल जो है वो ट्रेन का ट्रैफिक बढ़ रहा है और मेंटेनेंस विंडोज जो है बिटवीन द ट्रेन आर श्रिंकिंग। ठीक है, क्योंकि रूट्स पर लगातार ट्रेन चलती रहती हैं तो एक ट्रेन और दूसरे ट्रेन के बीच में जो मेंटेनेंस का पीरियड है वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है। तो मशीन्स हेल्प गेट मोर डन इन लेस टाइम, तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं मशीनों का इस्तेमाल करके विदाउट सर्विसेज को डिसरप्ट किए हुए।
बट सेफ्टी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ ट्रेन पास थ्रू पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स बेसिकली वो रीजन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि ट्रेन जब अपना ट्रैक चेंज करती हैं तो बीच में कुछ स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उनको कहा जाता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है, तो किस तरीके से जो ट्रेन्स हैं वो पॉइंट्स और क्रॉसिंग के थ्रू पास होती हैं, उस पर भी सेफ्टी डिपेंड करती है। ठीक है, रेलवेज ने कई सारे मेजर जो हैं ट्रैक रिन्यूअल के साथ साथ यहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बताई गई है कि लगभग 17,500 किलोमीटर की सेफ्टी फेंसिंग की गई है। ठीक है, स्पेशली ऐसे जगहों पर जहाँ पर ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है। ये बेसिकली इसलिए लगाई गई है, मतलब ट्रेन के ट्रैक्स के साथ साथ फेंसिंग इस तरीके से की गई है ताकि जो ट्रेसपासिंग होती है बाय पीपल और कैटल की, मतलब लोग पार कर जाते हैं ट्रैक्स को या कैटल्स पार कर जाते हैं, तो वो ताकि इसकी चपेट में ना आए। ठीक है, उसके लिए लगाई गई है। इसके बाद अगर हम पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स की बात करें तो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स में इन्होंने ये बताया है कि लगभग 36,000 थिक वेब स्टिचेस, वही बेसिकली आपने जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग का वो देखे होंगे ना, जो स्ट्रक्चर से बने होते हैं, है ना, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से कुछ बने होते हैं, वही कहलाते हैं थिक वेब स्टिचेस। और लगभग 7,500 वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चलती हैं और स्मूदर ट्रेन मूवमेंट अलाउ करती हैं। वाइडर हैवियर स्लीपर्स अडॉप्टेड इन 2019 इंप्रूव स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर हीट। अब स्लीपर्स क्या होते हैं, देखो ये तो हो गई सीधे सीधे रेल्स। अब रेल्स के बीच में आपने देखा होगा कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े से पत्थर से लगे होते हैं। ठीक है, पहले से लकड़ी का यूज़ होता था लेकिन अब उनको पत्थर से रिप्लेस कर दिया गया, उनको कहा जाता है स्लीपर्स। तो जो इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी के लिए जो स्लीपर्स, मतलब जो हैवी और वाइडर स्लीपर्स अडॉप्ट किए गए थे 2019 में, उससे स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है खासकर गर्मियों के समय में। और अब एच बीम शेप के स्लीपर्स जो है उनका भी यूज़ किया जाता है ऑन गार्डर ब्रिजेस एंड लॉन्ग वेल्डेड रेल्स थ्रू यार्ड्स हैव फर्दर स्ट्रेंथन द नेटवर्क। और इन चीज़ों की वजह से जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। इसके बाद एक जो सबसे क्लियर रिजल्ट है इस ट्रैक मॉडिफिकेशन का या ट्रैक मॉडर्नाइजेशन का, वो क्या है कि स्पीड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ट्रैक सपोर्टिंग 130 किलोमीटर पर आवर एंड अबव हैज़ ग्रोन फ्रॉम 6% टू नियरली 23%। यानी कि ऐसे ट्रैक्स जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज़ स्पीड को सपोर्ट कर सकते थे, जहां ये ऐसे ट्रैक्स की संख्या सिर्फ 6% थी, वो अब बढ़ के 23% तक हो गई है। ऐसे ट्रैक्स जो 110 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा के लिए फिट है, वो 40% होते थे, अब 80% हो गए हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि ट्रेन का जो जर्नी टाइम है वो कम हो रहा है ना, ट्रेन की पंक्चुअलिटी बेटर हो रही है। और इसकी वजह से हम जो इस तरीके की सेमी हाई स्पीड रेल सर्विसेज है जैसे वंदे भारत वगैरह भी रन कर पा रहे हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज मॉडर्नाइजेशन मेजर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द सेफ्टी नंबर्स। अब सेफ्टी का भी इन्होंने जिक्र किया है कि ये जो कंबाइंड इफेक्ट किए जा रहे हैं ट्रैक मॉडर्नाइजेशन के, इससे सेफ्टी में भी हमें असर या आप कह सकते हैं फ़र्क देखने को मिला है। ट्रेन एक्सीडेंट जहाँ 2014-15 में 135 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ करते थे इस तरीके के, मतलब ये ट्रैक्स के इश्यूज़ की वजह से, वो अब 2025-26 में कम होकर 16 हो गए, 89% की कमी आई है। द एक्सीडेंट रेट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स इम्प्रूव्ड फ्रॉम 0.11 टू 0.01। ठीक है, जहाँ प्रति मतलब 1 मिलियन ट्रेन किलोमीटर जब चलती थी तो उसमें 0.011 एक्सीडेंट्स होते थे, अब वो 0.01 हो गए, यानी कि उसमें भी 90% की इंप्रूवमेंट हुआ है। दिस हैज़ कम ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन ट्रैफिक हैज़ ग्रोन। ठीक है, ट्रैफिक, और ये भी सब ऐसे समय पे हुआ है जब ट्रैफिक बढ़ रहा है, ज़्यादा ट्रेन चल रही हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक वेब इनेबल्ड सिस्टम बनाया है। ठीक है, इससे क्या है कि सारा का सारा डेटा जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का डेटा आता है, राइड क्वालिटी की रीडिंग्स हैं और जो ट्रैक ज्योमेट्री है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है, तो उससे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना और समय पर एक्ट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि 12 साल पहले यानी कि वही 2014 में पहुंच गए कि 60% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक जो है दैट वाज लिमिटेड टू बिलो 110 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसमें 110 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड में रेल चल सकती थी। रेल फ्रैक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, रेल्स का टूटना। ठीक है, और मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादातर कैसे होता था, नॉर्मल मैनुअली। आज के समय में अगर हम बात करें तो 80% से ज़्यादा नेटवर्क जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा को सपोर्ट कर सकता है। रेल और वेल्ड फेलियर जो हैं वो 90% कम हो गए हैं और 1800 के आसपास जो ट्रैक मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स और बिजनेसेस जो कि रेल फ्राइट के ऊपर, मतलब जो रेलवे से गुड्स ट्रेवल होता है, ठीक है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनके लिए भी ये जो चेंजेस हैं ये एक रियल डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। जर्नीज स्मूथर हो गई हैं, ट्रैवल टाइम शॉर्ट हो गए हैं और मोर डिपेंडेबल नेटवर्क। ठीक है, हालांकि काम अभी इनका कहना है कि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो तरक्की या प्रोग्रेस है वो ये दिखाता है कि कैसे जो स्टडी एफर्ट है और कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट है उससे हम चीज़ों को किस तरीके से अचीव
कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक होता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में, अगर वहाँ पर कुछ रेलवे के डेवलपमेंट्स को लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हाउ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैव इम्प्रूव्ड और हाउ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैव चेंज्ड इन द लास्ट डिकेड और सो, तो वहाँ पर आप ये जो चीज़ें दी गई हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग द हिंदू से कवर करेंगे। द हिंदू के लास्ट पेज, साइंस वाले पेज पर आर्टिकल है कि एक्सट्रीम फूड थ्रेटन्स फूड सिस्टम्स, एक्सट्रीम हीट थ्रेटन्स फूड सिस्टम्स। ठीक है, कि एक्सट्रीम हीट की वजह से जो फूड सिस्टम्स है वो थ्रेटन हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, और ऐसा जो है वो यूएन की एजेंसीज का कहना है। ठीक है, देखो, एक्सट्रीम हीट इज पुशिंग द ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम्स टू द ब्रिंक, थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ ऑफ मोर देन 1 बिलियन पीपल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो फूड एजेंसी है दैट इज़ एफएओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जो वेदर एजेंसी है दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना है कि हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, कि हीट वेव जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं, ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं, ज़्यादा लंबे समय तक रह रही हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो रही हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स को नुकसान पहुंच रहा है, लाइव स्टॉक्स को नुकसान पहुंच रहा है, फिशरीज़ को और फॉरेस्ट को, सबको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में ये कहा गया है, एक थर्मल ह्यूमिडिटी इंडेक्स का जिक्र किया गया है, यानी कि जब ये अगर ब्रीच हो जाएगा तो इससे एक्यूट हीट स्ट्रेस पैदा होगा। डेयरी कैटल के लिए अगर हम बात करें तो डेयरी कैटल में क्या होगा कि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 15 से 25% तक कम हो जाएगा। ठीक है, और उनकी जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगी। साथ ही साथ साइंटिस्ट ने यहाँ पर पोल्ट्री के लिए भी इस तरीके के स्ट्रेसर्स बताएं कि पोल्ट्री के ऊपर भी स्ट्रेस आएगा। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से मास मोर्टेलिटी इवेंट्स हो सकते हैं, पोल्ट्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनकी मोर्टेलिटी हो सकती है, और ऐसी फैसिलिटीज़ में जहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल का क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि ग्लोबल जो वार्मिंग है वो एक्सेलरेट हो रही है। 2025 हमें पहले ही पता है कि अभी तक के जो 3 हॉटेस्ट ईयर्स रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, उसमें से 2025 एक साल था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सीवियर वेदर इवेंट्स हैं, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग एज अ रिस्क मल्टीप्लायर, एक्सट्रीम हीट इंटेंसिफाइज ड्रॉट्स, एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या होता है, सूखा बढ़ता है, मतलब सूखा जो पड़ता है वो ज़्यादा होता है, वाइल्ड फायर्स होते हैं, जंगलों में आग लगती है, और पेस्ट आउटब्रेक्स होते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि क्रॉप की यील्ड्स कम हो जाती हैं अगर एक बार जो क्रिटिकल टेम्परेचर है अगर उसकी लिमिट ब्रीच होती है तो। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हायर टेम्परेचर्स आर श्रिंकिंग द सेफ्टी मार्जिन दैट प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलाई ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हायर टेम्परेचर होने की वजह से जो एक सेफ्टी मार्जिन होता है कि मतलब जिस लिमिट तक आप बियर कर सकते हैं चीज़ों को, वो सेफ्टी मार्जिन भी श्रिंक होता जा रहा है। हाइड्रेशन के बियॉन्ड भी एक्सट्रीम हीट से क्या है कि जो प्लांट्स का रेस्ट पीरियड है वो डिसरप्ट हो रहा है। ठीक है, रात के समय में अगर हम बात करें टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या है कि क्रॉप्स को जो है वो अपना रेस्पिरेशन रेट रात के बाद भी जो अपना रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा रखना पड़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि दिन में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो भी उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी उनकी वहाँ पर कंज्यूम हो जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। ठीक है, उनकी जो पॉलन्स है वो स्टेराइल हो रही हैं। ठीक है, और खासकर ऐसी क्रॉप्स में जैसे कि जो स्टेपल क्रॉप्स हैं लाइक मेज और राइस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट ड्यूरिंग द क्रिटिकल फ्लावरिंग विंडो कैन ऑल टुगेदर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग का पीरियड है अगर उस समय हीट ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो हस्क होंगे है ना वो खाली हो जाएंगे, खाली रह जाएंगे मतलब। मरीन हीट वेव्स जो हैं वो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं। इसमें इसकी वजह से जो वाटर में ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। इससे जो फिश स्टॉक्स हैं, जो फिशरीज़ हैं, जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। 2024 की अगर हम बात करें तो 91% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियंस एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन मरीन हीट वेव। ठीक है, कम से कम 91% जो वर्ल्ड के ओशियंस थे उनमें एक हीट वेव के इंसिडेंट देखने को मिला था, मरीन हीट वेव का। रिस्क इसके बाद राइज शार्पली एज वार्मिंग एक्सेलरेट्स। ठीक है, वार्मिंग जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ रही है तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर एक्सट्रीम हीट के इवेंट्स जो हैं उसकी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी 2 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मतलब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है एक्सट्रीम हीट इवेंट्स की वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करें तो क्वाड्रुपल यानी कि 4 गुना हो जाएगी कंपेयर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एवरी 1 डिग्री राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कट यील्ड्स ऑफ मेज राइस सोया एंड वीट बाय अराउंड 6%। यानी कि अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज होता है तो उससे जो ऐसी क्रॉप्स हैं, और ये दीज आर मोस्ट स्टेबल क्रॉप्स, ठीक है, मेज राइस सोया वीट, इनकी पैदावार, इनकी यील्ड जो है वो 6% कम हो जाएगी।
इसके बाद FAO और WMO का ये कहना है कि पीस मील रिस्पॉन्सेज आर इनएडुकेट। पीस मील रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि आज जो आप छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं उनसे कुछ होगा नहीं। एंड कॉल्ड फॉर बेटर रिस्क गवर्नेंस एंड अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स टू हेल्प फार्मर्स एंड फिशर्स टेक प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स होने चाहिए, बेटर रिस्क गवर्नेंस होनी चाहिए, ताकि फार्मर्स और जो फिशरमैन हैं, ठीक है, वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकें। तो मतलब दिस इज़ अ यू कैन से वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है, और इससे आप ये समझिए कि प्लांट्स को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है, एनिमल्स को नुकसान पहुंच रहा है, लाइव स्टॉक्स को नुकसान पहुंच रहा है, पोल्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है ना। और जिस हिसाब से, अब मुझे आप लोगों के रीजन का नहीं पता, बट वैसे इन जनरल मैं ये बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से गर्मी इस बार पड़ रही है अभी, ठीक है, वी आर ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उस हिसाब से लगता है कि 2026 इज़ अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इन आर्टिकल्स का हाईलाइटेड आर्टिकल जो हैं वो सारे के सारे आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे चैनल को लाइक, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं कल को फिर से इसी तरीके के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।